देखिए, जैसा हमने लास्ट क्लास में स्वरों के बारे में जाना था, तो आगे उसी आशा करती हूँ कि आपको स्वर के बारे में समझ आ गया होगा कि भाई स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, कौन कौन से वर्णों से मिलकर बने हैं संयुक्त स्वर, अग्र स्वर किसे कहा जाता है, संवृत्त, अर्ध संवृत्त और विवृत्त। ठीक है, तो आज हम करते हैं व्यंजन। व्यंजन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन यानी कि हलंत। हल है अंत में जिसके, हल का मतलब है आधा अक्षर। ठीक है, हल का अर्थ क्या है? आधा अक्षर। ठीक, आधा यानी कि जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्णों का उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। किसके बिना? स्वरों के बिना। ठीक है, व्यंजन वर्णों को जीवित रहने के लिए अर्थात पूर्ण रूप से उच्चारण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यंजन को हलंत भी कहा जाता है। और व्यंजन कैसे होते हैं? परतंत्र, पर दूसरों के तंत्र अधीन, यानी कि दूसरों के अधीन है। तो व्यंजन किसके अधीन है? स्वरों के अधीन है। ठीक है, अब व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये किसके आधार पर है? 3 आधार पर। भाषा के अध्ययन में सरलता के आधार पर, भाषा के अध्ययन में सरलता के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्पर्शीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। किसके आधार पर है ये? भाषा अध्ययन में सरलता के आधार पर। अब उच्चारण के आधार पर या श्वास के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। वो जब उन पर चर्चा करेंगे तो आपको सभी के नाम लिखवाए जाएंगे और बताए जाएंगे कि जैसे उसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो वो जब उनके बारे में करवाएंगे तब बताएंगे। अब क्या है कि भाषा के अध्ययन में सरलता के आधार पर कर रहे हैं, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श और वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? संख्या में 25 होते हैं। कितने? 25 होते हैं। वर्गीय यानी कि वर्ग, देखो 5 वर्ग होते हैं हिंदी वर्णमाला में। क, च, ट, त, प वर्ग। कौन कौन से? क, च, ट, त, प वर्ग, यानी कि क वर्ग। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग है तो क, ख, ग, घ, अड़। अब च वर्ग है च, छ, ज, झ, ञ। त वर्ग त, थ, द, ध, अण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। फिर है प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये क्या है? 25 वर्गीय व्यंजन है। इनको क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप पीछे वाली वीडियो में इनका उच्चारण स्थान देख सकते हैं। जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, त वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ होता है। क्या क्या? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का तालु, त वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। तो ये तो क्या थे? 25 वर्गीय व्यंजन थे हमारे। ठीक है, अब आगे है अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। य, र, ल, व। क्या क्या?
य, रे, ले, व। तो य और व को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। य व कैसे व्यंजन वर्ण है? अर्ध स्वर, ठीक है। अर्ध स्वर यानी कि आधे स्वर है ये, ठीक। इनको हम पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं कह सकते। अर्ध स्वर यानी कि आधे स्वर। ल को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ल को कैसा वर्ण कहा जाता है? पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। र को लुंठित भी कहा जाता है और परकंपित वर्ण भी कहा जाता है। र कैसा वर्ण है? लुंठित और परकंपित। ल पार्श्विक, य और व अर्ध स्वर कहलाते हैं। य व कैसे स्वर कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे हम करेंगे क्या? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कितने हैं? हाँ, देखिए जैसे आगे क्या है? ऊष्म व्यंजन। हमने कौन कौन से व्यंजन किए? स्पर्श व्यंजन किए, दूसरा अंतस्थ व्यंजन किए। अब ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? स, है। कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन? 4। श यानी कि तालव्यस्कार। इस श को क्या बोलते हैं? तालव्यस्कार बोलते हैं। तालव्यस्कार क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। क्या? कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा कहाँ? तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तालव्यस्कार कहा जाता है। फिर है श यानी कि मूर्धन्य श, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? मूर्धन्यस्कार। मूर्धन्य यानी कि इसका उच्चारण, इस श का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसको स्पर्श करती है? मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मूर्धन्यस्कार कहा जाता है। फिर है स यानी कि दंत सकार। क्या? दंत सकार। इस स का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसको स्पर्श करती है? दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दंत सकार कहा जाता है, ठीक है। फिर है को क्या कहा जाता है? संयंत्रीय वर्ण कहा जाता है को कैसा? संयंत्रीय वर्ण कहा जाता है। फिर आगे है हमारी संस्कृत वर्णमाला में आगत वर्ण कहो या उत्क्षिप्त वर्ण कहो, नव विकसित वर्ण कहो या ताड़न जात। दूसरा और एक किस नाम से बोला जाता है इनको? ताड़न जात वर्ण भी कहा जाता है। आगत यानी कि जो कि दूसरी भाषा से आए हैं। हिंदी वर्णमाला के वर्ण नहीं थे, लेकिन किसी दूसरी भाषा से आकर उन्होंने हिंदी वर्णमाला में अपना स्थान बना लिया है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आगत वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण, नव विकसित यानी कि नए विकसित हुए हैं, या ताड़न जात। वो कौन कौन से 2 वर्ण है? ड और ढ। कौन कौन से? ड और ढ क्या है? आगत या उत्क्षिप्त या नव विकसित वर्ण है। कौन कौन से? ड और ढ। फिर अयोगवाह वर्ण क्या है? अयोगवाह वर्ण। 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। 2 क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं। कौन कौन सा? अनुनासिक और अनुस्वार, यानी कि अंग और ए है। क्या? अंग और ए है क्या है? अयोगवाह वर्ण है। फिर हमारे 4 और क्या है? संयुक्त वर्ण है। क्या? 4 संयुक्त वर्ण है, ठीक है। उनको आगे कर रहे हैं एक बार। तो इस प्रकार से हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हुए? 52 वर्ण हुए। 11 स्वर, 25 वर्गीय व्यंजन। कितने हो गए? 25 और 11 36 और 4 अंतस्थ, 36 और 4 40, 4 ऊष्म 40 और 4 44, 2 आगत 46, 2 अयोगवाह 48 और 4 क्या है? संयुक्त वर्ण है। संयुक्त व्यंजन वर्ण। देखो संयुक्त स्वर भी 4 थे और संयुक्त व्यंजन वर्ण भी कितने हैं? 4 हैं। और वो कौन कौन से वर्णों से मिलकर बने हैं वो देखते हैं अब आगे। देखिए ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन से हैं?
संयुक्त यानी कि एक से अधिक वर्णों के द्वारा बने हुए। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से होंगे? क्षय। क्षय किस किस वर्ण से मिलकर बना हुआ होता है? क प्लस स प्लस ए। अब ये देखो क के नीचे जो ये मैंने टेढ़ा डंडा लगा रखा है, इसको क्या कहा जाता है? हलंत कहा जाता है। ठीक है, जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है वो वर्ण क्या होता है? आधा होता है, यानी कि स्वर रहित व्यंजन वर्ण को क्या कहा जाता है? हलंत व्यंजन वर्ण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क के अंदर क्या नहीं है? स्वर नहीं है। ठीक है, क प्लस स प्लस ए। क्षय किन किन वर्णों से मिलकर बना है? क प्लस श प्लस ए। फिर है त्रय। त्रय किससे? त प्लस र प्लस ए। किससे मिलकर बना है त्रय? त प्लस र प्लस ए। फिर है ज्ञ। ज्ञ किन किन से मिलकर बना है? ज प्लस ञ प्लस ए। ठीक है, ज प्लस ञ प्लस ए। हम बोलते इसको क्या है? ज्ञ बोलते हैं, लेकिन क्या अगर हम इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे तो ये क्या बोला जाएगा? जय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जय। जैसे हम संध्या कहते हैं, संध्या नहीं होती, वो क्या होता है? संध्या। ठीक है, संध्या यानी कि क्यों? क्योंकि देखो यहाँ ये किन वर्णों से मिलकर बना है? जय और ञ से मिलकर बना है। तो जय प्लस ञ, तो पहले जय का ही तो उच्चारण होगा जब जय पहले आया, तो जय प्लस ञ जय। श्रेय स प्लस र प्लस ए। श्रेय किससे बनेगा? श प्लस र प्लस ए। श्रेय श प्लस र प्लस ए। श्रेय। तो इस प्रकार हमारी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो गए? 52 वर्ण हो गए। जैसा कि पहले भी बता चुके, 11 स्वर, 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 2 नवविकसित कहो या ताड़नजात कहो या उत्क्षिप्त कहो या आगत कहो, और 2 अयोगवाह वर्ण और 4 ये संयुक्त वर्ण। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कितने? कुल 52 वर्ण होंगे। और जो हमने ये वर्णमाला की है ये किसके आधार पर थी? भाषा अध्ययन में सरलता के आधार पर। इसी प्रकार से समास के आधार पर भी होती है। प्राण जैसे अल्प प्राण, महाप्राण कहा जाता है, तो अगली क्लास में आपको उनके बारे में बताया जाएगा। कृपया अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।